नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संकल्प स्टडी पॉइंट उत्तराखंड में। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे खंड 3 से यानी कि राज्य संबंधी ज्ञान से। आज हमने टॉपिक लिया है दोस्तों उत्तराखंड के ऐतिहासिक लेख आज हमने लिया है दोस्तों। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। यहाँ से हमेशा क्वेश्चन बनता है, चाहे वो आपका कालसी अभिलेख हो या फिर रानी ईश्वरा का अभिलेख हो या फिर त्रिशूल लेख हो, तो यहाँ से क्वेश्चन हमेशा बनते हैं दोस्तों। तो इसको आप अच्छे से देखेंगे। और साथ ही साथ दोस्तों उत्तराखंड का इतिहास में आज हमारी ये तीसरी क्लास है। और इससे पहले हमने फर्स्ट क्लास में उत्तराखंड के प्रागैतिहासिक काल के बारे में जाना। और उसके बाद सेकंड क्लास में हमने आद्य ऐतिहासिक काल में आद्य ऐतिहासिक काल को जाना। ठीक है, आज हम देखेंगे तीसरी क्लास में उत्तराखंड के ऐतिहासिक शिलालेख। ठीक है, क्लियर है दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन दोस्तों, और हम डिटेल में बात करेंगे दोस्तों। और उत्तराखंड का इतिहास दोस्तों हम अच्छे से जो है आपका जो है टॉपिक वाइज जो है इसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, चलिए तो बात करें दोस्तों उत्तराखंड के शिलालेख, ताम्रलेख, गुहा लेख, मंदिर लेख, त्रिशूल लेख, लेख और मुद्रा लेख के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो दोस्तों इससे पहले आपको पता होना चाहिए कि दोस्तों लेख क्या होता है। ठीक है, तो लेख क्या होता है दोस्तों? लेख शब्दों में लिखी गई जानकारी को हम क्या कहते हैं? लेख कहते हैं। ठीक है, यानी कि शब्दों, आप सभी जानते हैं दोस्तों शब्दों में, ठीक है, शब्दों में लिखी गई जानकारी को हम क्या बोलते हैं? लेख बोलते हैं। ठीक है, तो दोस्तों शिला में होगी तो शिलालेख हो गया। ठीक है, मंदिर में मंदिर लेख, त्रिशूल में त्रिशूल लेख, मुद्रा में मुद्रा लेख। ठीक है, याद रखेंगे इसको। चलिए तो देखिए दोस्तों उत्तराखंड राज्य के विभिन्न स्थलों से दोस्तों कई प्रकार के शिलालेख, लेख, मंदिर लेख, गुहा लेख, ईंट लेख, मूर्ति पीठिका लेख, त्रिशूल लेख, ताम्र लेख व मुद्रा लेख आदि के ऐतिहासिक लेख जो है मिले हैं, जो निम्न हैं दोस्तों। ठीक है, इन सभी जो है शिलालेखों को, जो ऐतिहासिक लेख हैं, इनको देखेंगे तो यहाँ से दोस्तों हमेशा क्वेश्चन बनता है। ठीक है, चल पहला हम देखेंगे दोस्तों कालसी अभिलेख। ठीक है, तो आप सभी जानते हैं कालसी अभिलेख के बारे में। ठीक है, तो देखिए कालसी अभिलेख सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कालसी अभिलेख कहाँ है। ठीक है, तो कालसी अभिलेख दोस्तों देहरादून में है। ठीक है, याद रखेंगे इसको। ठीक, देखिए कालसी अभिलेख सम्राट अशोक ने यह अभिलेख जो है अपने राज्य की उत्तरी सीमा पर 257 ईस्वी पूर्व कालसी यानी कि देहरादून में यमुना व टॉस के संगम में स्थापित कराया था। तो ये आप जरूर यह स्थिति याद रखें कि कालसी अभिलेख कहाँ है, ये हमेशा पूछा जाता है, तो किसी भी प्रकार से पूछा जा सकता है। ठीक है, तो कालसी अभिलेख कहाँ है? ये है आपका देहरादून में, कालसी में है। ठीक है, कालसी कहाँ पड़ता है? कालसी आपका देहरादून में पड़ता है। और देहरादून में यमुना व टॉस के संगम में आपका स्थापित है कालसी। ठीक है, याद रखेंगे। और कालसी अभिलेख का सबसे इम्पोर्टेंट है सम्राट अशोक से है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। और ये कब स्थापित किया गया था ये भी याद रखेंगे, 257 ईस्वी पूर्व। ठीक है, याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है 257 ईस्वी पूर्व। ठीक है, इसको याद रखेंगे। ठीक है, क्लियर है। बात करें कालसी अभिलेख की भाषा की, तो पूछा जाता है कि कालसी अभिलेख की भाषा कौन सी है। ठीक है, भाषा है आपका प्राकृत भाषा। ठीक है, और लिपि की बात करें तो पूछा जाता है कालसी अभिलेख की लिपि कौन सी है, तो लिपि है दोस्तों ब्राह्मी लिपि। ठीक है, ये दोनों चीज़ें याद रखेंगे। भाषा की बात करें तो प्राकृत भाषा, और लिपि की बात करें तो ब्राह्मी लिपि। ठीक है, 257 ईस्वी पूर्व कालसी देहरादून सम्राट अशोक, ये ऐसे आप इसको आप याद रखेंगे। ठीक है, बात करें दोस्तों कालसी अभिलेख में अशोक ने दोस्तों क्या घोषणा की है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है कि कालसी अभिलेख में दोस्तों सम्राट अशोक ने घोषणा की है। ठीक है, उसने राज्य में हर स्थान पर जो है मनुष्यों एवं पशुओं की चिकित्सा की व्यवस्था कर दी है। इसमें लोगों से हिंसा को त्यागने और अहिंसा को अपनाने की बात कही गई है। ठीक है, जो अशोक का लेख जो है कालसी में मिला है दोस्तों, तो उसमें अशोक ने क्या घोषणा कर रखी है। ठीक है, क्या घोषणा की है? घोषणा की है दोस्तों कि राज्य में जो है हर स्थान पर जो है मनुष्यों एवं पशुओं की चिकित्सा की व्यवस्था कर दी है। इसमें लोगों से
हिंसा को त्यागने तथा अहिंसा को अपनाने की बात कही गई है। ठीक है, याद रखेंगे कालसी अभिलेख में अशोक के द्वारा ये घोषणा की गई है। ठीक है, उसके बाद देखिए कालसी अभिलेख में जो है दोस्तों यहाँ के निवासियों को यानी कि आपके देहरादून कालसी वाले क्षेत्र के निवासियों को क्या कहा गया है इस अभिलेख में? पुलिंद कहा गया है। इसको आप जरूर याद रखें दोस्तों, यहाँ से आपका क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, कालसी अभिलेख में जो है दोस्तों यहाँ के निवासियों को क्या कहा गया है? पुलिंद कहा गया है। इसको आप याद रखेंगे। और इस क्षेत्र को कहा गया है अपरांत। ठीक है, ये दोनों चीज आप याद रखेंगे। ठीक है, तो कालसी से आपने क्या क्या याद रखना है? कालसी अभिलेख दोस्तों सम्राट अशोक से संबंधित अभिलेख है। ठीक है, और ये अभिलेख जो है उत्तराखंड में कहाँ है आपको पूछा जाता है, तो ये है कालसी में। कालसी आपका देहरादून में पड़ता है और यमुना व टॉस के संगम में स्थापित है। ठीक है, कालसी यहाँ पर कालसी अभिलेख है। और कब स्थापित किया गया ये भी पता होना चाहिए आपको, 257 ईस्वी पूर्व आपने याद रखना है। कालसी अभिलेख की भाषा कौन सी है? प्राकृत भाषा। लिपि कौन सी है? ब्राह्मी लिपि। ठीक है, और कालसी अभिलेख में दोस्तों सम्राट अशोक ने क्या घोषणा की है? उसने घोषणा की है कि राज्य में हर स्थान पर जो है मनुष्यों के लिए और पशुओं के लिए चिकित्सा की व्यवस्था कर दी है। इसमें लोगों से आग्रह किया गया है कि हिंसा को त्यागने तथा अहिंसा को अपनाने की बात इसमें कही गई है। ठीक है, क्लियर है? और इस अभिलेख में दोस्तों यहाँ के निवासियों को क्या कहा गया है? पुलिंद कहा गया है, ये याद रखेंगे। और यहाँ के निवासियों को क्या कहा गया है? पुलिंद कहा गया है। और इस क्षेत्र को कहा गया है अपरांत। ठीक है, सारे फैक्ट दोस्तों आपको याद रखने हैं। क्लियर है? चलिए अगला है दोस्तों रानी राजकुमारी ईश्वरा का शिलालेख। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो राजकुमारी ईश्वरा का अभिलेख दोस्तों ये कहाँ है स्थित, ये आपको पता होना चाहिए। ये देहरादून में है स्थित रानी ईश्वरा का अभिलेख। जौनसार बाबर स्थित लाखा मंडल से राजकुमारी ईश्वरा का शिलालेख प्राप्त हुआ है। ठीक है, आपको सबसे पहले स्थिति पता होनी चाहिए। ठीक है, कि राजकुमारी ईश्वरा का शिलालेख कहाँ स्थित है? ये है देहरादून में। ठीक है, देहरादून के लाखा मंडल में है। ठीक है, जौनसार भाबर स्थित लाखा मंडल में। ठीक है, इस शिलालेख के अनुसार दोस्तों यमुना उपत्यका में यादवों का राज्य था। ठीक है, क्लियर है? तो मैं राजकुमारी ईश्वरा का शिलालेख से आप लोगों को क्या याद रखना है दोस्तों, कि राजकुमारी ईश्वरा का शिलालेख सबसे पहले आपको याद रखना है, ये आपका देहरादून में है। पहली बात। दूसरी बात, इस शिलालेख में क्या कहा गया है? इस शिलालेख के अनुसार जो है यमुना उपत्यका में यादवों का राज्य था। यानी कि जो देहरादून वाला क्षेत्र था यहाँ पर जो है दोस्तों यादवों का राज्य था। ठीक है, ये बात कही गई है ईश्वरा शिलालेख में। ठीक है, यानी कि राजकुमारी ईश्वरा के शिलालेख में ये बात कही गई है कि जो यमुना क्षेत्र है, देहरादून वाला जो क्षेत्र है आपका लाखा मंडल वाला, तो यहाँ जो है यादवों का राज्य था। ये बात कही गई है राजकुमारी ईश्वरा के अभिलेख शिलालेख में। ठीक है, याद रखेंगे, इसको इम्पोर्टेंट है, आपको पूछा जा सकता है कि यादवों का आपको पूछा जा सकता है कि यमुना उपत्यका में यादवों का राज्य था, यह किस शिलालेख से पता चलता है? तो ये राजकुमारी ईश्वरा का शिलालेख से पता चलता है। ठीक है, क्लियर हो गया? याद रखेंगे इसको। अगला है दोस्तों मंदिर लेख कहाँ से मिले हैं? तो मंदिर लेख आपको याद रखनी है। ठीक है, मंदिर लेख दोस्तों गोपेश्वर, कालीमठ, केदारनाथ से जो है मंदिर लेख प्राप्त हुए हैं। आपको ये याद रखने हैं। ठीक है, गोपेश्वर, कालीमठ और केदारनाथ, इन तीनों जगहों से क्या मिले हैं? मंदिर लेख मिले हैं दोस्तों। ठीक है, ये आपको याद रखने हैं। आगे चलते हैं दोस्तों, बात करते हैं ईंट लेख। ठीक है, यानी कि ईंट लेख कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ईंटों पर जो है दोस्तों शब्दों में लिखी गई जानकारी, मैंने बताया आपको, शब्दों में लिखी गई जानकारी को हम लेख कहते हैं। तो ईंट पर कहाँ से मिले हैं लेख, ये आपको याद रखने हैं। ठीक है, तो ईंट लेख दोस्तों नैनीताल, बाड़वाला, कहाँ पड़ता है बाड़वाला? देहरादून में। तो यहाँ से दोस्तों ईंट लेख प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो याद रखें ईंट लेख कहाँ कहाँ से प्राप्त हुए हैं? नैनीताल से और बाड़वाला से, यानी कि देहरादून से। ठीक है, याद रखेंगे इसको। उसके बाद अगला है दोस्तों मूर्ति पीठिका लेख। ठीक है, तो मूर्ति पीठिका लेख कहाँ से प्राप्त हुए हैं? आपको याद रखना है देवलगढ़ और कोलसारी। ठीक है, ये दो नाम याद रखें, देवलगढ़ और कोलसारी। यहाँ से क्या मिले हैं? मूर्ति पीठिका लेख मिले हैं।
ठीक है। चलिए, अगला लेख है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से पूछा जाता है। देखिए, त्रिशूल लेख की बात करें तो त्रिशूल लेख आपका गोपेश्वर बाड़ाहाट से दोस्तों त्रिशूल लेख प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो देखिए गोपेश्वर, चमोली और बाड़ाहाट जो है आपका उत्तरकाशी, यहाँ से जो है दोस्तों क्या मिले हैं आपके। ठीक है, तो गोपेश्वर से और बाड़ाहाट से क्या मिले हैं, त्रिशूल लेख मिले हैं। आपको पहला ये याद रखना है, ठीक है, कि त्रिशूल लेख कहाँ से प्राप्त हुए हैं, गोपेश्वर और बाड़ाहाट से। ठीक है, बात करें गोपेश्वर की दोस्तों, तो गोपेश्वर चमोली में पड़ता है। तो गोपेश्वर के रुद्र शिव मंदिर के त्रिशूल लेख में दो राजाओं आपके नागपति नाग और अशोक चल कौन था, ये एक नेपाल का राजा था। ठीक है, अशोक चल के लेख जो हैं यहाँ से मिले हैं गोपेश्वर त्रिशूल लेख से। ठीक है, याद रखेंगे, गोपेश्वर के रुद्रशिव मंदिर के त्रिशूल लेख से दो राजाओं का उल्लेख है। दो राजाओं के लेख मिले हैं, कौन कौन से, ये आपको पूछे जा सकते हैं। नागपति नाग और अशोक चल। आपको सीधे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गोपेश्वर के रुद्रशिव मंदिर के इस त्रिशूल लेख में किन राजाओं के लेख लिखे हैं। ठीक है, या किन राजाओं के लेख मिले हैं। तो ये दो राजाओं के नाम आप जरूर याद रखें, नागपति नाग और अशोक चल। ठीक है, और उसके बाद दोस्तों बात करें छठी और सातवीं सदी में नागपति नाग ने इस क्षेत्र को जीता था, यानी कि गोपेश्वर क्षेत्र को जीता था नागपति नाग ने छठी सातवीं सदी में। ठीक है, उसके बाद अगला देखिए पॉइंट, 12वीं सदी में दोस्तों नेपाल के राजा अशोक चल, ठीक है, याद रखें, अशोक चल कहाँ के राजा थे, नेपाल के। तो इनने भी दोस्तों इस क्षेत्र को जीता था, गोपेश्वर क्षेत्र को। ठीक है, कब जीता था, 12वीं शताब्दी में, इसको भी आप याद रखेंगे। तो गोपेश्वर त्रिशूल लेख से आपको क्या याद रखना है, कहाँ से मिले हैं त्रिशूल लेख, तो ये आपके गोपेश्वर और बाड़ाहाट से त्रिशूल लेख प्राप्त हुए हैं। और गोपेश्वर से रुद्रशिव मंदिर से जो त्रिशूल लेख प्राप्त हुआ है दोस्तों, उसमें दो राजाओं के लेख हैं, नागपति नाग और अशोक चल के। ठीक है, ये दो नाम जरूर याद रखें, पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए, अगला है दोस्तों मुद्रा लेख। ठीक है, मुद्रा लेख कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो मोरध्वज स्तूप से दोस्तों तीसरी सदी का मुद्रा लेख मिला है। ठीक है, तो मोरध्वज स्तूप से दोस्तों मुद्रा लेख मिला है, इसको याद रखेंगे। ठीक है, उसके बाद है दोस्तों ताम्र लेख। ठीक है, ताम्रपत्र लेख। तो ताम्र लेख दोस्तों, ताम्रपत्र लेख कहाँ से मिले हैं, ये आपको याद रखना है। ताम्रपत्र लेख दोस्तों पांडुकेश्वर, कंडारा, चंपावत तथा बैजनाथ आदि स्थलों से ये लेख मिले हैं। आपको पता होना चाहिए कि जो ताम्रपत्र लेख हैं वो कहाँ कहाँ से मिले हैं, पांडुकेश्वर से मिले हैं, कंडारा से मिले हैं और चंपावत तथा बैजनाथ से मिले हैं। बात करें पांडुकेश्वर से, तो पांडुकेश्वर से दोस्तों चार शिला ताम्र लेख मिले हैं। ठीक है, पूछा जा सकता है आपको कि पांडुकेश्वर से जो है कितने ताम्रपत्र लेख प्राप्त हुए हैं, तो चार ताम्र लेख मिले हैं, ताम्रपत्र लेख। और कंडारा से दोस्तों एक जो है ताम्रपत्र लेख मिला है, और चंपावत से एक ताम्रपत्र लेख मिला है। ठीक है, तो आप इसको याद रखेंगे। और जो ताम्रपत्र लेख है दोस्तों, ये कार्तिकेयपुर राजाओं से संबंधित हैं, आप सभी जानते हैं। ठीक है, तो देखिए पांडुकेश्वर जो ताम्रपत्र हैं, तो वहाँ कितने मिले हैं, चार मिले हैं, पूछा जा सकता है। ठीक है, चंपावत से कितने ताम्रपत्र लेख मिले हैं, तो याद रखें इसको, एक जो है ताम्रपत्र लेख मिला है, और कंडारा से भी एक मिला है। ठीक है, तो इनको याद रखेंगे। और ताम्रपत्र लेख दोस्तों कार्तिकेयपुर राजाओं से संबंधित हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये आपका छोटा सा टॉपिक था। ठीक है, उत्तराखंड के ऐतिहासिक लेख दोस्तों हमने जाने। तो इसमें हमने कालसी राजकुमारी ईश्वरा का शिलालेख, कालसी शिलालेख, और साथ ही साथ दोस्तों कालसी के साथ हमने त्रिशूल लेख की बात करी, मुद्रा लेख। तो इन सभी को आप दोस्तों अच्छे से याद रख लें। ठीक है, और यहाँ से जरूर क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों, और सारा डिटेल में मैंने आपको बता दिया दोस्तों। ठीक है, और साथ ही साथ दोस्तों इसके बाद हम दोस्तों ऐतिहासिक काल के बारे में जानेंगे, यानी कि उत्तराखंड के ऐतिहासिक काल में हम प्राचीन काल अगली क्लास में जो है दोस्तों प्राचीन काल के बारे में जो है जानेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर मध्यकाल, फिर आधुनिक काल। ठीक है, तो दोस्तों कैसा लगा आज का सेशन आप सभी को, और वीडियो में कमेंट जरूर करें दोस्तों, और वीडियो के एंड तक बने रहने के लिए थैंक यू वेरी मच।